गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और मैदान इनके बारे में पढ़ा था। आज हम और जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। तो जो भारतीय मरुस्थल है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। अरावली पहाड़ियाँ जो है ना, उसके पश्चिमी किनारे पर है। और इसको ऐसा समझ लें कि ये अरावली माउंटेन्स हैं, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, भारत में इसी डायरेक्शन में फैले हुए हैं। तो इसके पश्चिम में पूरे पार्ट में अरावली माउंटेन्स फैले हुए हैं। ये बालू के टीलों से ढका हुआ एक मैदान है। बालू के टीले, रेत के टीले, या जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। सैंडी प्लेन है, सैंड ड्यून्स इसमें बहुत सारे हैं। सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं? सैंड ड्यून्स इस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, रेत के टीले हैं। और ये रेत के टीले पूरे डेजर्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो ये इस तरह से शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु किसको हम कहेंगे? जहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको हम शुष्क क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है? 15 सेंटीमीटर। उसमें मिलीमीटर में लिखा हुआ है 150 मिलीमीटर। वर्षा ऋतु जब आती है, जब बारिश का सीजन आता है, तो केवल छोटी छोटी नालियां ही यहाँ पर दिखाई देती हैं और उसके बाद रेत में गायब हो जाती हैं। केवल बारिश में छोटी नालियां दिखाई देती हैं। पर्याप्त जल क्योंकि नहीं मिलता है तो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है। और लूनी नदी यहाँ पर एक पाई जाती है, लूनी, है ना, LOONI, लूनी। लूनी का मतलब लोन, लोन मतलब नमक। कई जगह पर गांव में नमक को लोन कहते हैं। तो लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। कभी कभी ये पहुंच जाती है। अब सैंड ड्यून्स जिसके बारे में अपन ने बात की थी, वो क्या होते हैं? ये अलग अलग यहाँ पर सैंड स्टॉर्म आ रहा है। ये सैंड स्टॉर्म नॉर्मल बातें हैं वहाँ पर डेजर्ट में, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, कोई पर्वतीय इलाका नहीं है। इसलिए जो हवा चलती है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और हवा की स्पीड तेज होने से रेत हमेशा उड़ती रहती है ना। ये हैं सैंड ड्यून्स, जिसको बरखान भी कहा जाता है। बरखान अर्ध चंद्र के आकृति का होता है, और ये हमेशा हवा क्योंकि चलती रहती है तो ये बरखान आगे की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये एयर के डायरेक्शन से बरखान लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन आते हैं कोस्टल प्लेन में, जो तटीय इलाके हैं भारत के। तटीय इलाकों के बारे में मैंने बताया था कि भारत के पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट और कोस्टल एरिया इनके बीच में, और पूर्वी घाट और तटीय क्षेत्र इनके बीच में जो ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग कैसे होते हैं इसको मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, कि ये समुद्र का तट है। इसके बाद शुरू, ये यहाँ से समुद्र शुरू होता है ना पश्चिम में, और समुद्र के ऊपर थोड़ा सा पार्ट है। फिर इसके बाद ये पर्वत शुरू होते हैं जिसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे, ये भारतीय इलाका है। फिर पूर्वी घाट, और फिर तटीय मैदान, और फिर उसके आगे समुद्र। इस तरह की कंडीशन बनती है। तो ये पश्चिमी घाट पश्चिम में कहाँ पर मौजूद है? ये तटीय पट्टी में अरब सागर से लेकर पूरे नीचे तक फैले हुए हैं। पश्चिमी तट जो है ना, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ये हो गया पश्चिमी घाट, और यहाँ पर है अरब सागर। तो इन दोनों के बीच में स्थित जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तटीय मैदान इसको हम कहेंगे। अब इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम हैं। जैसे ये गुजरात वाला पोर्शन है, और इस तरह से ये इंडिया का पार्ट है। तो गुजरात वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे गुजरात तटीय मैदान। फिर महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ पर गोवा है, महाराष्ट्र से गोवा तक वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम कहेंगे कोंकण कोस्ट। और कोंकण कोस्ट के नीचे वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला पूरा एरिया, इसको कहेंगे कनारा तट, कनारा। और उसके नीचे केरल वाला जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे मलाबार तट। ये अलग अलग तटों के नाम है। तो इसको मैं क्या ना कैसे नाम है? सबसे पहले तो एक कोंकण कोस्ट, उसके बाद ये कन्नड़ा प्लेन,
और उसके बाद मलाबार। तो कोंकण कहाँ पर आता है? ये आता है महाराष्ट्र में। कन्नड़ा कहाँ पर आता है? कर्नाटक में। और मलाबार कोस्ट कहाँ पर आता है? केरला में। ठीक है ना। इस तरह से ये कोस्टल प्लेन है, इनके अलग अलग जगह पर डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है। ये थे पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम आते हैं ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट का मतलब फिर ऐसे ही एक मैप तैयार करते हैं छोटा सा शॉर्टकट में। ठीक है ना। यहाँ पर ये बंगाल है, तो इसको बंगाल तक कहेंगे। ये वाला उड़ीसा और तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उड़ीसा के पास वाला जो पार्ट है, उड़ीसा वाले को उत्तरी सरकार कहते हैं, और तमिलनाडु वाला जो पार्ट है दक्षिण में, इसको हम दक्षिणी सरकार नहीं बोलेंगे, कोरोमंडल तट कहेंगे। तो ये वाला भाग हो गया उत्तरी सरकार, यूसी सरकार से सी, कहाँ पर है? उड़ीसा के पास। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना वाला पार्ट हो गया। और दक्षिण में जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इसको हम कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट। ये दो कोस्ट है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार, ये उत्तर वाले भाग में है। और सदर्न पार्ट यानी तमिलनाडु वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्टल एरिया। ठीक। तो यहाँ पर कई बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, है ना। और बहुत बड़े बड़े इन्होंने डेल्टा बनाए हैं। ठीक है ना। फिर से मैप को लेकर आते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। ये उड़ीसा में यहाँ पर महानदी बह रही है, तो इसने यहाँ पर डेल्टा बनाया है। जहाँ पर डेल्टा बना है वहाँ पर समुद्र की ओर भाग कुछ उभरा हुआ है। ठीक है ना। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी ने यहाँ पर डेल्टा बनाया हुआ है। फिर एक कृष्णा नदी है, फिर एक कावेरी नदी है। तो इन नदियों ने अपने डेल्टा बनाए हुए हैं, और वो डेल्टा समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है ना। ये डेल्टा एक्चुअली होता क्या है, नदी जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। डेल्टा क्या होता है? बेसिकली एक ट्रायंगल शेप है। ग्रीक वर्ड में डेल्टा मतलब ट्रायंगल शेप है। नदी अपने साथ बहुत सारी मात्रा में रेत लेकर आती है, और उस सैंड को, रेत को, मिट्टी को चारों तरफ बिछा देती है। तो यहाँ पर नदी की स्पीड क्योंकि स्लो हो जाती है, तो नदी की बहुत सारी यहाँ पर शाखाएं बन जाती हैं। तो इन शाखाओं को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, या हिंदी में वितरिकाएं, हिंदी में वितरिकाएं कहते हैं। तो इस तरह से डेल्टा, पूर्वी तट पर जो नदियां रहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, कि पश्चिमी घाट जो है ना, यहाँ पर कोई नदी अपना डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन है, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट जिसको कहेंगे, ये नीलगिरी वाला क्षेत्र है। और पूर्व में महेंद्रगिरी और शिवराय जवादी पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिम में जो नदियाँ, क्योंकि सभी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? सह्याद्री से निकल रही हैं। दक्षिण भारत की सभी नदियाँ सह्याद्री से निकल रही हैं, तो वो पूर्व की ओर बहती हैं। ये गोदावरी आ गई, है ना, ये कृष्णा आ गई, ये कावेरी आ गई, सब बड़ी नदियाँ पूर्व सह्याद्री माउंटेन से निकल रही हैं। पश्चिम की ओर जो नदियाँ निकलती हैं, उनके लिए बहुत छोटा सा रास्ता है। तो बहुत छोटा रास्ता है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती पश्चिम में। ये ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा नहीं है। पश्चिमी तट पर नदियों के डेल्टा नहीं है। नदियों के डेल्टा कहाँ पर है? पूर्वी तटीय मैदान में नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं। अगर आप लोग मैप को देखोगे तो यहाँ पर नदियों के डेल्टा के पास बाहर की ओर उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन पश्चिम में यहाँ पर कोई नदी आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए पश्चिम में कोई डेल्टा नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चिल्का झील, जो पूर्वी तट में पाई जाती है। चिल्का झील ये एक तरह की लैगून लेक है, लैगून झील है चिल्का। लैगून झील क्या होती है? जैसे पूर्वी तट की हम बात करें तो पूर्वी तट में यहाँ पर इस तरह से ये समुद्र का तट चला आ रहा है, और समुद्र का तट ऐसे हो गया यहाँ पर। तो ये वाला जो पानी है समुद्र का, ये समुद्र का पानी इसके अंदर जा रहा है, तो ये वाला भाग झील बन गया। तो ऐसी झीलों को जो कोस्टल एरिया में पाई जाती हैं, उसको लैगून, LAGOON, लैगून कहा जाता है। लैगून झील हो गई। ठीक। तो यहाँ पर अलग अलग झीलें हैं, जैसे चिल्का हो गई, चिल्का का नाम इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा
पुलिकट, पुलिकट झील, लैगून लेक है, एक चिल्का झील है, पुलिकट झील है, एक कोलेरू झील है ना, कोलेरू। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो लैगून झीलें हैं, जो समुद्र के किनारे पर बनी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आइलैंड पर। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि भारत की मुख्य भूमि बहुत बड़ी है और इसके अलावा भी भारत में 2 मेजर आइलैंड्स हैं। तो केरल के पश्चिम में, केरल के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। इसकी स्थिति कैसी है, यहाँ पर अपन बनाते हैं। ये इस जगह पर लक्षद्वीप स्थित है, केरल के पास, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरह से अंडमान निकोबार स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप। हाँ, वो पिछला वाला वीडियो थोड़ा कट गया था, इसको हम उसमें जोड़ देंगे बाद में। तो इसमें क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप है और पूर्व की तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो इसमें हम लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं कि इसको पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमनी द्वीप इस नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया था? 1973 में, ठीक है। और ये लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, लगभग 52 के आसपास यहाँ पर द्वीप है। और कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। क्या राजधानी है? कावारत्ती। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे कोरल आइलैंड्स हैं यहाँ पर, कोरल जीवों से बने हुए ये द्वीप हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ठीक है ना। अब बंगाल की खाड़ी में अपन आते हैं, ठीक, बे ऑफ बंगाल में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पूरा डिटेल्स। आगे अच्छा, पिटली आइलैंड, एक पिटली आइलैंड है जो जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पर उसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, जहाँ पर पक्षियों का अभयारण्य है लक्षद्वीप आइलैंड में। पूर्व की ओर भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक, ये ज़्यादा बड़े आइलैंड्स हैं लेकिन फिर भी बिखरे हुए हैं। अब इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर वाला भाग ये अंडमान कहलाता है और दक्षिण वाला भाग निकोबार कहलाता है। और ये सारे आइलैंड बहुत लंबे हैं, लंबे चौड़े हैं। ये माना जाता है कि ये द्वीप समुद्र में डूबे हुए हैं, समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वत हैं। और उन पर्वत श्रेणियों के शिखर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से पूरा लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चला आ रहा है। तो इसकी जो चोटियाँ हैं, जो शिखर हैं, वो द्वीप के रूप में समुद्र से ऊपर दिखाई दे रही हैं और बाकी भाग डूबा हुआ है समुद्र के अंदर। इस तरह से अंडमान निकोबार बना हुआ है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूर्व में इंडोनेशिया और बाकी सारे देश हैं जो भारत पर, खासतौर पर चाइना की अगर अपन बात करें तो चाइना का इन देशों पर इफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं यार। तो और एक और चीज़ है कि ये देश विषुवत रेखा के यानी इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है। इक्वेटर लाइन यहाँ पर आती है इसके जस्ट नीचे, और जहाँ पर इक्वेटर लाइन आती है ये 0 डिग्री है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर समुद्र भी है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यहाँ की मेन चीज़ है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे चैप्टर का कि भारत में बहुत सारे भू आकृतियाँ हैं, बहुत सारे प्रत्येक विभाग की विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सारे विभाग यानी चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और इससे हमारे देश की जो संसाधन है वो समृद्ध होते हैं। जैसे उत्तरी पर्वतों की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी नदियों का ओरिजन हो रहा है, बहुत सारा जल है, बहुत सारे वन हैं, वहाँ पर जंगल है। फिर उत्तरी मैदान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, नदियाँ बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर अनाज बहुत सारा उत्पन्न होता है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे गंगा की सभ्यता और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता तो बर्बाद हो गई, लेकिन गंगा की सभ्यता अभी भी है और उसी से हम लोगों को आश्रय मिला। और इसके साथ में दक्षिण भारत में अगर आते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर खनिजों के भंडार हैं, जब खनिजों के विशाल भंडार हैं और औद्योगिकरण को विशेष रूप से प्रश्रय मिला है यहाँ पर।
कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पर मछली पालन होता है और पोत से संबंधित काम होते हैं। तो इस प्रकार देश की विभिन्न तरह की भौतिक आकृतियाँ हैं और भविष्य में विशाल संभावनाएं यहाँ पर आती हैं।